तो शो समाचारों के सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात उस तस्वीर की करेंगे जिसमें जवानों के धैर्य और उनके शौर्य दोनों का जज्बा देखा जा सकता है। दरअसल इन दिनों नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश से हाल बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का जो संपर्क है पूरी तरीके से कट चुका है। ऐसे में इन गांव में रहने वाले लोगों के लिए सेना की शक्तिपूर्ण देवदूत बनकर साबित हुई। ऐसी एक तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई, जहां इंडियन आर्मी की शक्ति कोर के इंजीनियर्स ने नॉर्थ सिक्किम में उफनती नदी के बीच सस्पेंशन ब्रिज तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस 150 फीट लंबे झूला पुल को मात्र 48 घंटों में तैयार कर लिया गया। उफनती लहरों से चंद फीट ऊपर यह पुल और नीचे तेज रफ्तार से बहती नदी, पानी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगी। मतलब यह हुआ कि नदी को पार करना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। बावजूद इसके हर बाधा को क्रॉस करते हुए जवानों ने वो कर दिखाया जिसे यहां असंभव माना जा रहा था। इस पुल के तैयार हो जाने से सेना के जवान उन गांवों तक पहुंच पाए जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका था। और चलिए अब आपको गुजरात के कच्छ की एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि कुदरत के साथ मनमानी करने का क्या अंजाम हो सकता है। कच्छ में युवाओं की एक टोली 2 कार के साथ समंदर किनारे पहुंची। फिर उन्होंने स्टंट करते हुए अपनी कारें समंदर के गहरे पानी में उतार दी, लेकिन तभी हाई टाइड आ गया। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने से दोनों कार और उसमें सवार लड़के फंस गए। हाई टाइड लगभग दोनों गाड़ियों को अपने आगोश में ले ही चुका था। तभी वहां मौजूद गांव के लोगों की नजर समंदर में फंसी गाड़ियों पर पड़ी, जिसके बाद गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गाड़ी समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद कच्छ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। और अब बात मानसून की कर ली जाए, जिसकी तमाम राज्यों में अब ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है और अब राहत के बादल और गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। जल्द मानसून उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है। उससे पहले भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी मानसून कुछ दिनों में दाखिल हो जाएगा। हालांकि मानसून के आने से पहले ही दिल्ली का मौसम खुशगवार है। वीकेंड पर सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस बीच राजधानी के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी हुई, जिसके चलते तपती गर्मी से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में मानसून बरसने वाला है। उधर पहाड़ों पर बारिश और कई जगह बर्फबारी देखने को मिल रही है। बात करें अगर देहरादून की, तो वहां जमकर बादल बरस रहे हैं, पारा लुढ़का है। इससे पहले मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है। सैर सपाटा पसंद लोगों को मौसम का ये रंग काफी लुभा रहा है। तो मौसम के अलग अलग रंग तो आपने देख लिया। अब आपको मानसून का अपडेट भी दे देते हैं। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून एंट्री कर चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं मानसून का अपडेट। अभी की बात करें तो मानसून गुजरात के कुछ और हिस्सों में दाखिल हो चुका है और अगले कुछ घंटों में ये गुजरात के और भी कई इलाकों को कवर कर लेगा। बिल्कुल गुंजन, देखिए मानसून की जो रफ्तार है उसने अब पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लिया। महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों में झमाझम बारिश की खबरें आ रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के काफी हिस्सों में मानसून की दस्तक से लोग बहुत खुश हैं। भोपाल समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छी खबर है। पूरे राज्य को मानसून ने ढक लिया है और यहाँ बारिश का रंग पूरी तरह जम गया है। मानसून को लेकर झारखंड के लिए भी इसी तरीके की खबर है। यहाँ के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। और देखिए यहाँ बादल ठीक रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर बादलों की यही रफ्तार बढ़ती रही तो कुछ दिनों में मानसून के बादल पूरे गुजरात पर छा जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। अगले दिन भीतर मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से हो जाएगी, जिसके बाद मानसून उत्तर प्रदेश पर भी अपनी मेहरबानी दिखाएगा। बरखा आई, फुहारों की बहार लाई। राहत का ये मौसम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में लोगों को गर्मी के इस मौसम में बारिश ने राहत का पैगाम दिया। नोएडा से लेकर जौनपुर तक बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया। लोगों को गर्मी से राहत मिली और लोगों ने सुकून की सांस ली। दिल्ली एनसीआर में रविवार को बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई।
मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार यानी 24 और 25 जून को दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है। बारिश के बाद सूरज की तपिश एक बार फिर लोगों का जीना मुहाल कर रही थी, लेकिन रविवार को तो जैसे मौसम का रुख ही बदल गया। मुंबई तक में मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही सुहावना दिखा। माया नगरी मुंबई हो या एमपी की राजधानी भोपाल, बादल झूम कर बरसे और सबको भिगो दिया। मैदानी इलाके तो गर्मी से तप ही रहे थे, लेकिन इस साल तो भीषण गर्मी ने पहाड़ों में भी तपिश का खूब एहसास कराया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश को भी हीट वेव का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इन राज्यों में राहत की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देहरादून की है, जहां जमकर बदरा बरसे, जिसने करीब 1 महीने बाद जाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। आज देश के ज्यादातर इलाकों के आसमान में बादलों का डेरा है, तो फिजाओं में ठंडी ठंडी हवाओं का बसेरा। मानसून अच्छी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके आने वाले दिनों में पश्चिमी और पूर्वी भारत में काफी एडवांस होने की उम्मीद है। अगर मानसून के फैलाव की बात करें तो मानसून की पश्चिमी शाखा ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही है। ये दक्षिण राज्यों को कवर करता हुआ दक्षिणी गुजरात तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में फैल चुका है और झमाझम बारिश से भिगो भी रहा है। इसके अलावा उड़ीसा और दक्षिणी झारखंड में भी मानसून की वजह से अच्छी बारिश हो रही है। पूर्वी शाखा इस साल थोड़ी कमजोर साबित हो रही है, उसकी रफ्तार भी उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो इसका फैलाव अच्छे से हो चुका है। बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में मानसून बिहार, झारखंड को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मानसून की दस्तक खुशहाली का संकेत है। किसानों के लिए, प्यासी धरती के लिए, गर्मी से जूझते हम इंसानों के लिए। मगर मानसून के साथ उमस भरी गर्मी की भी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इस वक्त तापमान में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। ऐसा क्यों, चलिए वो आपको बताते हैं। असल में मानसून के एक्टिव होने से उमस का तेजी से बढ़ जाना लाजमी है। ऐसे में डॉक्टर्स मानते हैं कि गर्मी और उमस की जुगलबंदी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। यहाँ देखिए, दरअसल मानसून में 2 तरह से गर्मी को रिकॉर्ड किया जाता है। ड्राई बल्ब उपकरण और से मौसम विभाग हवा में मौजूद गर्मी को मापता है, जबकि मौसम विभाग जो है वेट बल्ब उपकरण से उमस का अंदाजा लगाता है। जैसे इस वक्त दिल्ली में पारा 31 डिग्री है, लेकिन लोगों को 41 डिग्री वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं बरेली में पारा इस वक्त 33 डिग्री है, लेकिन गर्मी 42 डिग्री वाली फील हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए, ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों अलग अलग बातें होती है। इसी तरह मेरठ का पारा 36 डिग्री है, मगर गर्मी इससे ज्यादा महसूस हो रही है। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो मे बी इसका कारण ह्यूमिड हो। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, तो हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। वैसे भी भीषण गर्मी की वजह से लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। जब से बारालाचा पास के नजदीक बर्फबारी की खबर फैली है, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। यानी बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ लोगों को राहत मिली है, बल्कि एंजॉय का मौका भी मिल गया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा और शिंकुला दर्रे के पास की हैं। पूरा मौसम बर्फ के फुहारों से सफेद दिख रहा है और सैलानी बर्फबारी देखकर अपना सुध-बुध खो बैठे हैं। हर कोई इस मौसम में बर्फबारी का आनंद लेना चाह रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में अचानक मौसम ने करवट ली और बारालाचा और शिंकुला दर्रे समेत ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और इसके साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिल गए। उत्तर भारत के मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिन्हें प्रकृति ने तोहफा दिया है बर्फबारी का। वीकेंड होने की वजह से कुल्लू और मनाली समेत वादियों में भारी संख्या में सैलानी नजर आए। बर्फबारी की खबर से बारालाचा पास के पास पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम की खुशमिजाजी की ये तस्वीर मुंबई की है। यहाँ पर रविवार को बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई, तो मानो लोगों को एंजॉय करने का मौका मिल गया। हल्की बारिश का मजा लेने लोग मरीन ड्राइव पहुंच गए। बारिश के बूंदों में भीगने से वो अपने आप को रोक नहीं सके। बहुत मजा आ रहा है। बारिश बहुत ही सही टाइम पे हुई है। हम जस्ट यहाँ वॉक करने आए थे
बट एकदम से बारिश हुई एंड इट इज अमेजिंग। लुत्फ ले रहे, आनंद ले रहे, सब लोग मौसम का मजा ले रहे हैं। बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यही सब एंजॉय करने के लिए हम लोग गुजरात से यहाँ पे आए हैं। हैदराबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश यहाँ के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम के मिजाज के बाद अब बात सोनाक्षी सिन्हा की शादी की। 23 जून यानी कि कल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। कपल की रजिस्टर्ड मैरिज सोनाक्षी के बांद्रा के अपार्टमेंट में हुई। वहीं रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर इकबाल का तिलक किया। शादी के ठीक बाद मुंबई के दादर में वेस्टर्न रेस्टोरेंट में कपल का रिसेप्शन भी हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों के साथ कई नामी ग्रामी लोग पहुंचे। अनिल कपूर, चंकी पांडे, काजोल, रवीना टंडन, विद्या बालन, सायरा बानो, पूनम ढिल्लन से लेकर कई एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। वहीं ऋचा चड्ढा, अली फैजल, सिद्धार्थ रॉय कपूर से लेकर लूलिया वंतूर भी इस खास मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंची। अरबाज खान अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। सोनाक्षी और जहीर ने इस खास मौके पर स्पेशल डांस भी किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोनाक्षी और जहीर के रिसेप्शन की इस तस्वीर के साथ ही रिपोर्ट आप देखिए। सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की, उसके बाद हुई रिसेप्शन पार्टी में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां न्यूली मैरिड कपल को आशीर्वाद देने पहुंची। अनिल कपूर, चंकी पांडे, काजोल, रवीना टंडन, विद्या बालन, संजय कपूर और तब्बू ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रेखा, सायरा बानो, पूनम ढिल्लन से लेकर कई एक्ट्रेस अपने जमाने के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची थी। तो आज के जमाने के ऋचा चड्ढा, अली फैजल, सिद्धार्थ रॉय कपूर से लेकर लूलिया वंतूर भी इस खास मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे नहीं रहे। अरबाज खान अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे, तो गायक और रैपर हनी सिंह भी सोनाक्षी और जहीर को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा लगा था, तो पार्टी में मस्ती भी जमकर हुई। दुल्हा दुल्हन भी इसमें पीछे नहीं रहे और जमकर डांस किया। लाल सिल्क साड़ी में सोनाक्षी और ऑफ व्हाइट शेरवानी में जहीर चमक रहे थे। सोनाक्षी सिन्हा की शादी में पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम सिन्हा की खुशी साफ झलक रही थी। थैंक यू। चलो। सोनाक्षी और जहीर पिछले 7 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब दोनों ने रिश्ते को नाम दे दिया है। वेडिंग सेरेमनी में दुल्हा दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड हुमा कुरैशी के साथ कई और भी दोस्त मौजूद थे। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की कर ली जाए। देखिए, आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को सांसद की शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिनों तक शपथ ग्रहण का यह सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। इसके अलावा 3 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, देखिए रिपोर्ट। आज से संसद का लोकसभा सदन नए सिरे से गुलजार होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई पुराने चेहरों के साथ ही कई नए चेहरे भी दिखेंगे। पिछली बार की तुलना में सदन में विपक्ष की अच्छी खासी संख्या दिखाई पड़ेगी, तो सत्ता पक्ष में कई नए मंत्री भी दिखाई पड़ेंगे। ये सत्र कई मायने में खास होने वाला है। सबसे पहले तो इस सत्र में सभी सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब सभी सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएंगी और फिर शुरू होगा सांसदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला।
सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के सदस्यों को बतौर सांसद शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के मुताबिक राज्यवार सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इस फॉर्मूले के तहत सबसे पहले असम और सबसे आखिर में पश्चिम बंगाल के सांसद शपथ लेंगे। सत्र के पहले दिन आज 280 सांसद शपथ ग्रहण करेंगे और अगले दिन यानी 25 जून को 264 सांसद शपथ लेंगे। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। इस दिन मंत्री परिषद सदस्यों का परिचय सत्र भी होगा, जिसमें पीएम मोदी सदन में मंत्रियों का परिचय कराएंगे। 29 से 30 जून को छुट्टी के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब दे सकते हैं। 3 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 8 बैठकें होनी हैं। संसद के इस सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। जब तक लोकसभा के स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद बतौर प्रोटेम्प्ट स्पीकर भर्तृहरि मेहताब सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें प्रोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम्प्ट अध्यक्ष को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जा सकता है। ये एक अस्थायी ओहदा है। नए अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की सारी जिम्मेदारी प्रोटेम्प्ट स्पीकर की ही होती है। हालांकि प्रोटेम्प्ट स्पीकर के पास अध्यक्ष की तरह मौलिक शक्तियां नहीं होती हैं। लोकसभा के लिए प्रोटेम्प्ट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम्प्ट स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लोकसभा में बीते 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। साल 2014 के बाद किसी भी विपक्षी पार्टी के 54 सांसद चुनकर नहीं आए थे, जबकि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए लोकसभा की कुल संख्या 543 का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। 18वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के 99 सांसद चुने गए हैं, इसीलिए इस बार ये कुर्सी उसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे बाबा बर्फानी की। 29 जून से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में सरकार तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, तो यात्रा मार्ग पर लंगर और भंडारा चलाने वाले सेवादारों का जमावड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। यानी सिर्फ शिव भक्तों में ही उत्साह नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों में भी यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ फुल तैयारियां कर ली हैं। पुलिस आतंकवादी की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। जो लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। क्या एनिमी एजेंट्स एक्ट बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन कर लीजिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के लिए शिव का मनाए बहा शिव माना तू नाही, काले का शिव का मनाए से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस बार शिव भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। यात्रा में बहुत कम वक्त बचा है और जोर शोर से हर व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पे हैं। इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप जो है पहलगाम में यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है। अगर आप इस रूट की बात करें तो उसके बाहर है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है पुलिस पोस्ट बन रहा है और पूरा जो ये बेस कैंप है इसको आसपास से ग्रिल लगा के जो है अंदर टेंट लग चुके हैं। तो पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से और यात्रा जो है इस साल 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को जो है संपन्न होगी, लेकिन फाइनल टचेस इस वक्त तैयारियों को दे रहे हैं। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में सिर्फ ठहरने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर यात्रियों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है। 21 जून को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में शामिल हुए थे और बाबा से सफल और सुरक्षित यात्रा की कामना भी की थी। हरि ओम हरे हरे
लेकिन अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए इस बार सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किया जा रहा है। जो सुरक्षा के प्रबंध हैं इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालतल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है। और अगर आप सीआरपीएफ की बात करें, पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी सब जो है सुरक्षा यात्रा को देंगी। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत लंबा रूट है। जम्मू से अगर आप आते हैं इधर तो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का रूट है जिसको आपको सुरक्षा देनी होगी। तैयारी सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं की जा रही है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे और लंगर की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सेवा के लिए देश के अलग अलग जगहों से सेवादार पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीन शेड की तैयारियां कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कारोबारियों का उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहा है। वो बेसब्री से श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यात्री का। हमें एक मौका मिले कि उनका अच्छे से खिदमत करने का मौका मिले हमें। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आते हैं तो हमारा भी काम अच्छा रहता है, काम बढ़ जाता है, तो हम बेसब्री से इंतजार में हैं। आस्था की यात्रा का इंतजार सिर्फ शिव भक्तों को ही नहीं होता, यहाँ के स्थानीय लोग भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि अमरनाथ यात्रा सही और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। और उम्मीद भी की जा रही है कि 50 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में इस बार यात्रियों की संख्या सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। और अब बात जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के एक्शन प्लान की। पुलिस आतंकवादियों की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत एक्शन लिया जा सकता है। क्या है ये एक्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, नए एक्ट के हिसाब से जो लोग आतंकियों का समर्थन करते हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद करते हैं तो उन्हें दुश्मन का एजेंट माना जाएगा और इन एजेंट्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आतंकवादियों की मदद करने वालों के खिलाफ कठोर एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक एनिमी एजेंट्स एक्ट यूएपीए से भी ज्यादा कठोर है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान है, जिसमें अपराधी को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी। बात कुछ और खबरों की होगी। अब देखिए, आपको लेकर चलते हैं काशी में। बाबा का दरबार श्रद्धालुओं की भीड़ से बम बम हो रहा है। यहां न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या जबरदस्त तरीके से इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है, बल्कि बाबा की आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बीच मंदिर प्रशासन स्थानीय श्रद्धालुओं को 1 महीने के अंदर दर्शन की नई सौगात देने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, यहाँ मौजूद बाबा के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार और दर्शन पूजन की सुविधाओं से यहाँ न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, बल्कि आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 13 दिसंबर 2021 को विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मई 2024 तक दर्शनार्थियों की संख्या 16 करोड़ 22 लाख तक पहुँच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जनवरी से लगातार बहुत बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालु आने लगे हैं, जिसके कारण लाइन जो लगती है बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पूर्व से एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्थानीय लोग जो होते हैं सुबह उनके लिए घंटे के लिए खोला जाता है मंदिर, जब वो आकर दर्शन करते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने नियमित दर्शनार्थियों के पास बनवा रखे हैं, जो लोग नियमित रूप से किसी भी समय उस पास को लेकर आते हैं और सुलभ दर्शन की लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। बीच में कोरोना काल में श्रद्धालुओं की संख्या में जरूर थोड़ी कमी आई, लेकिन उसके बाद फिर उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या से दान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 7 साल में बाबा विश्वनाथ की आय 4 गुना बढ़ी है। 2017-18 में जहां ये 20 करोड़ 14,56,838 रुपए से ज्यादा थी, वहीं 2018-19 में ये 26 करोड़ 65,41,673 से ज्यादा पर पहुंच गई। 2019-20 में 26 करोड़ 43,00,000
77,438 रुपए की आय हुई। तो 2020-21 में इसमें कोरोना की वजह से कमी आई और आय 10,82,97,852 रुपए के करीब रही। 2021-22 में एक बार फिर आय बढ़कर 20,72,58,754 रुपए के करीब रही। वहीं 2022-23 में आय बढ़कर 58,51,43,4676 रुपए हो गई और 2023-24 में आय बढ़कर रिकॉर्ड 86,79,43,102 रुपए पर जा पहुंची। अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन स्थानीय लोगों को एक और सौगात देने जा रहा है। उनके लिए पहले से सुबह के समय 1 घंटे दर्शन की व्यवस्था थी ही, अब एक नई व्यवस्था भी 1 महीने के अंदर होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के खत्म होने के बाद अब सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक होने के बाद नई व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। परंतु एक नया विचार यह भी आया कि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो प्रातःकाल उतना सुबह ना आ सकते हो किसी असुविधा के कारण, और बाकी भी समय कुछ डिमांड लोग कर रहे थे इस तरह की, हम लोग आते हैं और बहुत लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ता है और हम रोज दर्शन करने वाले हैं, तो हमारा उतना जो काम करने वाले घंटे हैं वो खराब होते हैं, आय में हमारे घटोतरी होती है। तो जो मंदिर के आने से इकोनॉमी में बूस्ट हुआ उसका पूरा लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए मार्च में ये प्रस्ताव बनाया गया था कि उनको एक अलग गेट से लेकर और काशी का स्थानीय निवासियों को चिन्हित करते हुए उन्हें दर्शन की व्यवस्था कराई जाए। आचार संहिता समाप्त हुई है, जैसे ही अगली बैठक होती है हम लोग उसमें प्रस्ताव जो 4-5 विकल्प हमने बनाए हैं प्रस्तुत करेंगे और जो विकल्प उसमें से स्वीकार किया जाएगा समिति के द्वारा उस विकल्प को हम लागू कर देंगे। जाहिर है इस नई व्यवस्था के बाद स्थानीय लोगों के लिए दर्शन पूजन और सुलभ हो जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के राम मंदिर में 3 नए बदलाव हो गए हैं। ट्रस्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि ये फैसले राम भक्तों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी और अन्य साधु संत इन नियमों के पक्ष में नहीं है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं ट्रस्ट ने क्या बदलाव किए हैं। रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पूरे देश और दुनिया के राम भक्त यहां पहुंचकर बालक राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर श्रद्धालु के मन में ये इच्छा होती है कि वो करीब से प्रभु श्री राम का दर्शन करे, पुजारी तक पहुंच सके और पुजारी उसको प्रभु राम का प्रसाद और चंदन लगा सके। लेकिन अब आप अयोध्या जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये कि अब कोई खास व्यक्ति हो तो उसको मंदिर परिसर में चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा बदलाव ये कि अब किसी को चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। और तीसरा और सबसे अहम बदलाव ये है कि अब दर्शनार्थी पुजारी को दक्षिणा देने के बजाय केवल दान पात्र में ही दक्षिणा अर्पित कर सकेंगे। ट्रस्ट के जरिए किए गए इन बदलाव की मुख्य पुजारी पुष्टि करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर मंदिर में भक्तों को चरणामृत और चंदन लगाया जाता है। रामनंदी शास्त्रों में वर्णन है कि रामनंदी परंपरा के मंदिर में चरणामृत दिया जाए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को इसके लिए वंचित किया है। लेकिन इसमें ये 2 चीजें जो बंद हुआ है वो समय पता नहीं चलता। ये ट्रस्ट ही बताएगा कि क्यों है, कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार है तो इसमें उनका चरणामृत और टीका है। जो ये क्या होता है, भगवान को जब चंदन लगाया जाता है वही बचा होता है और वही चंदन दर्शनार्थियों को दिया जाता है। और उसके बाद में जो चरणामृत होता है वो इसी रूप में होता है कि हम चरणामृत पी लेते हैं तो हमारे जितने प्रायश्चित हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये हमको मुक्ति भुक्ति मिलती है। वहीं अयोध्या के दूसरे साधु संत भी इसे शास्त्र सम्मत नहीं मानते। उनका मानना है कि भक्त दर्शन के बाद तिलक और चरणामृत की इच्छा रखते हैं जो पूरी होनी चाहिए।
राष्ट्र के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, एक विश्वास से, एक श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, रामलला को निहारते हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ दर्शन करने के पश्चात अगर चन्ना अमृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं और जो पुजारी जन है, पुजारी समुदाय है, वो उनकी व्यवस्था है कि किसको चंदन लगा पा रहे हैं, चरणामृत नहीं दे पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, प्रसाद वितरण में क्या बाधाएं आ रही हैं, यह अभी दूर की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली से अयोध्या दर्शन के लिए आए एक राम भक्त की राय ये भी है कि इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होना चाहिए था। आज हम अयोध्या धाम भगवान राम के दर्शन करके आए हैं और हम चाहते हैं जो भी वहाँ पर भक्त जा रहे इतने दूर से आते हैं उनको चंदन लगाया जाए, प्रसाद दिया जाए, जो मंदिर की मर्यादा होती है अति उत्तम रहेगा वो, और उससे आने वाले लोगों में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द होगा और भगवान की कृपा उनके ऊपर ज्यादा रहेगी। दरअसल राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ उनके अति करीब जाकर पूजन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्ट ने विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन भक्तगण किसी न किसी तरह भगवान के दर्शन समीप से ही करना चाहते हैं। इस लालसा में हर कोई वीआईपी दर्शन करने को उत्सुक रहता है। साधारण दर्शन करने वाले भक्तों को पंक्तिबद्ध करके बैरिकेडिंग के अंतर्गत दर्शन करवाया जाता है, लेकिन वीआईपी दर्शन करने वाले भक्तों को कुछ और निकट से रामलला के दर्शन का अवसर मिल पाता है। यहाँ दर्शन के पश्चात पुजारियों की ओर से उनके मस्तक पर चंदन भी लगाया जाता है और चरणामृत देकर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता रहा है। इसीलिए आम दर्शनार्थियों को ध्यान में रखकर ट्रस्ट ने ये बदलाव किए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में सब समान है, इसलिए किसी को खास नहीं माना जाएगा, सबको समान माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के साथ ही अलग अलग जगहों पर भी भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। दो तस्वीरें देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात के वडोदरा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस्कॉन मंदिर ने अपने कैंपस में स्नान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक कराया। वडोदरा में इस मौके पर भगवान को 56 भोग लगाए गए। वहीं कोलकाता में जुटे श्रद्धालुओं ने इस्कॉन मंदिर में भगवान की झांकी मंच पर सजाई गई। भक्तों ने भगवान को स्नान कराया। और चलिए अब आपको जीएनटी की खबर का असर दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा के एक इलाके में पिछले 3 महीने से बिजली की आंख मिचौली चल रही थी। इस भीषण गर्मी में वहां के लोगों की परेशानी को जीएनटी ने महसूस करते हुए वहां बिजली सप्लाई को अपनी मुहिम बना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब वहां लोग गर्मी से न केवल राहत लोगों को मिली है, बल्कि बिजली जहां 1 घंटे आती थी अब 20 घंटे बिजली आ रही है। देखो आपकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ है, असर बहुत हुआ है, पहले से बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा। अब बच्चे दिन में भी सो लेते हैं, रात में भी सो लेते हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली की भीषण समस्या का मुद्दा जीएनटी ने उठाया तो उसका साफ असर दिख रहा है। कभी मुरझाए हुए चेहरे पर अब मुस्कान तैर रही है। मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के ओल्ड हैबतपुर का है, जहां लोगों को बिजली का दर्शन दुर्लभ हो गया था। 24 घंटे में महज कुछ मिनट ही लाइट आती थी। इस भीषण गर्मी में इस परेशानी ने यहां के निवासियों की नींद उड़ा दी थी। इसके बारे में पता चलने पर जीएनटी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। धन्यवाद। नहीं, आप कल भी आए थे, आप आज भी आप आए हो, लाइट है यहाँ पर? नहीं है ना, कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है और रात को भी नहीं रहेगी। लाइट तो आ रही है मैडम, 2 दिन से सुधार है। सुधार है, राहत है। राहत तो है मैडम, 2 दिन से लाइट सही आ रही है। ये उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, हमको 1.5 महीना तो लाइटें नहीं थी। अब तो बदलाव हो रहा है, बिल्कुल बदलाव हो गया है, हो नहीं रहा, हो भी गया है। हम लोग 2-3 दिन से बढ़िया सो रहे हैं अब तो। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है, आपकी खबर का असर हुआ है। जीएनटी पर खबर दिखाए जाने के बाद ओल्ड हैबतपुर में न सिर्फ लाइट आ चुकी है, बल्कि इलाके में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को भी बदला जाने लगा है, जिससे आगे बिजली की इलाके में और दुरुस्त व्यवस्था हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा के ओल्ड हैबतपुर से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे।
उम्मीद करते हैं शुभ समाचार के साथ आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।